हेलो प्यारे बच्चों। क्या हाल चाल है आप सभी के डियर स्टूडेंट्स। तो देखिए प्यारे बच्चों, अपने जो चल रहा था फिजिक्स में चैप्टर नंबर 6 इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है ना। आज अपने इसका पार्ट नंबर 6 डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें जो अपने टॉपिक है वो टॉपिक है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर्स, और दूसरा टॉपिक है ओम्स लॉ। ठीक है ना। तो देखो, पहला जो टॉपिक है वो आपको बुक में लिखा हुआ कहीं नहीं मिलेगा। ये टॉपिक की हेडिंग मैंने खुद से बनाई हुई है। हाँ, ये इसकी जो थ्योरी है वो आपको बुक में लिखी हुई मिलेगी और बुक से ही मैं समझाऊंगा उसको। ठीक है, क्योंकि वो एग्ज़ाम के लिए आज से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपके समझने के लिए आज से वो चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो वो तो मैं उस हिसाब से आपको करवाऊंगा, लेकिन जो नेक्स्ट टॉपिक है ओम्स लॉ, वो आपको वैसे ही नोट से करवाऊंगा। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज की वीडियो बच्चों, एक नई एनर्जी के साथ। तो देखो बच्चों, जो पहला टॉपिक है ना अपना, वो टॉपिक कौन सा है वो देखो आप, कि आपकी जो बुक का ये 5.2 नंबर एग्जाम्पल है, इसमें आपको क्या है कि ये कॉपर वायर की आपको क्या निकालनी है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी फाइंड करनी है या ड्रिफ्ट स्पीड आपको फाइंड करनी है। ठीक है। तो इसमें जब अपने ड्रिफ्ट स्पीड फाइंड कर लेते हैं, यहाँ आंसर आ जाता है। तो इस आंसर से आगे एक नोट लिखा हुआ है, और ये वाला जो आपका न्यूमेरिकल है ये भी मैं आपको डेफिनेटली करवाऊंगा न्यूमेरिकल। आप ऐसे मत समझना कि नहीं करवा रहे सर, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा न्यूमेरिकल है, और अगर मैं आज इसको वीडियो में करवाता हूँ तो थोड़ी वीडियो बड़ी हो जाएगी, अपने टॉपिक से थोड़ा हटके हो जाएंगे, भटक जाएंगे, तो तभी नहीं करवा रहा। तो यहाँ पे अगर अपने ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालते हैं, ये वाली ऊपर ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक कॉपर वायर के लिए निकाली हुई है, तो ये 1.10 इंटू 10⁻³ है ये यहाँ पे। ठीक है ना, ये -3 मीटर पर सेकेंड आ रहा है। तो इतनी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, यानी इतनी कम ड्रिफ्ट वेलोसिटी आती है। तो अब ये इतनी कम ड्रिफ्ट वेलोसिटी होते हुए अपने जो कंडक्टर्स हैं उसमें करंट कैसे फ्लो होता है, ये अपने को अब पढ़ना है। ठीक है। तो इस नोट में ये चीज़ बताई हुई है। तो इस नोट को ही मैंने क्या टॉपिक बना दिया कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर्स। ठीक है। तो इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं अपने, बड़ा करके आपको समझा देता हूँ ये वाला जो नोट लिखा हुआ है बच्चों। ठीक है ना, ये देखो। तो अब यहाँ पे देखो क्या है आपके पास नोट में, कि अपने क्या करें, कंपैरिजन करते हैं यहाँ पे। क्या कंपैरिजन करते हैं, देखो ऊपर जो इलेक्ट्रॉन की ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ रही है, ये 1.10 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड है। तो इफ़ दिस स्पीड इज कंपेयर्ड विद द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इट मीन्स 3 इंटू 10⁸मीटर पर सेकेंड, देन इट इज़ फाउंड द ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज़ वेरी लेस देन द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब इस लाइन का अर्थ समझो क्या है, कि यदि अपने क्या करें कि इसका कंपैरिजन करें, किसका कंपैरिजन करें, अपने इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, और किससे करें कंपैरिजन, अपने कंपैरिजन करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव होती है या इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्पीड होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के थ्रू बनाया गया फील्ड होता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, अगर सिंपल वे में कहूँ तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कौन सी वेव आ जाती है, जैसे आपकी लाइट वेव है या लाइट रेज है। तो ये लाइट रेज की जो स्पीड होती है ये 3 इंटू 10⁸मीटर पर सेकेंड होती है, ये आपने पढ़ा होगा। ठीक है ना, 11th क्लास में पढ़ा होगा। तो इतनी होती है। तो इससे अगर अपने इसकी कंपैरिजन करें इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी की, तो ये क्या आती है बच्चों, देखो 10⁻11 टाइम्स, क्योंकि -3 ये हो गया और 8 ये हो गया। तो जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वेलोसिटी है वो इससे 10⁻11 टाइम्स ज़्यादा होती है। या आप ऐसे कह सकते हो कि इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी इससे क्या होती है, 10⁻11 टाइम्स कम होती है, यानी इतनी कम ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है। ठीक है। तो इतनी कम ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है, तो अगर अपने अब क्या करें, अब नेक्स्ट देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, साइमल्टेनियसली द ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज also very much less than the thermal velocity of electrons। अब इलेक्ट्रॉन्स की जो थर्मल वेलोसिटी होती है, थर्मल वेलोसिटी क्या होती है बच्चों, थर्मल वेलोसिटी वो वेलोसिटी होती है अगर अपने किसी कंडक्टर को क्या दे दें, थर्मल एनर्जी दे दें, मतलब उसको गर्म कर दें। तो इलेक्ट्रॉन की जो एवरेज स्पीड होती है ना, वो अप्रोक्सीमेट 10⁻6 मीटर पर सेकेंड होती है। तो इससे अगर कंपैरिजन करें तो ये स्पीड भी आपकी 10⁻9 टाइम्स इंक्रीज हो रही है या बड़ी आ रही है, जो इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी से। तो अब होगा क्या, देखो इतनी कम ड्रिफ्ट वेलोसिटी से फर्क क्या पड़ेगा। ठीक है, फर्क देखो ये पड़ेगा कि द टाइम टेकन बाय एन इलेक्ट्रॉन इन ट्रेवलिंग द लेंथ ऑफ 1 मीटर विद ड्रिफ्ट वेलोसिटी 10⁻³ मीटर पर सेकेंड, ये माइनस यहाँ पे मिस है, लगा लेना, इन ए कंडक्टर इज अबाउट 15 मिनट्स।
अब इसका मतलब क्या है वो मतलब समझो आप, कि यदि अपने क्या कर लें कि आपके पास एक कंडक्टर है ऐसे, या कंडक्टिंग वायर है, कंडक्टर मान लो, या आप क्या मान लो, कंडक्टिंग वायर, और इस वायर की अगर अपनी लेंथ कितनी एज्यूम कर लें, 1 मीटर एज्यूम कर लें, ठीक है। तो अगर आप अब यहाँ से कहो कि एक इलेक्ट्रॉन अपनी ड्रिफ्ट वेलोसिटी से यहाँ से रवाना होता है, यहाँ से रवाना हो गया, और उसको पहुँचना कहाँ पे है, यहाँ पे पहुँचना है, ठीक है, इस दूसरे एंड पे, एक एंड से रवाना होकर दूसरे एंड पर पहुंचना है। तो अगर ये अपनी ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो ऊपर आ रही है 1.10 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकंड, उससे चले, तो इसको इस 1 मीटर, 1 मीटर कितना को होता है, अगर आपको मैं अपनी साधारण भाषा में कहें तो लगभग 3 फीट, 3 फीट इतना, ठीक है ना, 3 फीट। तो 3 फीट को पार करने में इसको ये कहता कि 15 मिनट लग जाएंगे, इतनी कम वेलोसिटी से। तो आपको पता है कि चार्ज के फ्लो को ही अपने इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। अब अगर इलेक्ट्रॉन को यहाँ से लेके यहाँ तक फ्लो होने में 15 मिनट लग रहे हैं, तो इसका मतलब इसमें अगर आप इस पर क्या लगा रहे हो, जो एक बैटरी से इसको कनेक्ट कर रहे हो, तो बैटरी से कनेक्ट कर रहे हो, तो बैटरी के इस सिरे से लेके और यहाँ तक करंट पहुँचने में, यानी इस कंडक्टर के करंट पहुँचने में 15 मिनट का टाइम लगेगा, ठीक है, 15 मिनट का टाइम लगेगा। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर अपने यहाँ पे मान लो इस एंड पर एक बल्ब लगा दें, ऐसे एक बल्ब लगा दें, ठीक है, तो वो बल्ब जब आप स्विच ऑन करोगे ना, तो वो स्विच ऑन करने पर ये वाला जो बल्ब है 15 मिनट बाद जलेगा स्विच ऑन से, अगर अपने इसको ऐसे माने, इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी इतनी होती है, ठीक है। तो लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है, एक्चुअल में क्या होता है, आप स्विच छोड़ते हो, बल्ब साथ के साथ जल जाता है। तो अब मुझे ये बताओ कि इतनी कम ड्रिफ्ट वेलोसिटी होते हुए बल्ब कैसे जलता है, उसका रीजन इस टॉपिक में है। आप नहीं बता सकते, मैंने आपसे पूछ लिया, आप नहीं बता सकते, तो उसका रीजन इसमें दिया हुआ है भी, उसका कारण क्या होता है भी, बल्ब तुरंत क्यों जल जाता है इतनी कम ड्रिफ्ट वेलोसिटी होते हुए भी। तो उसका रीजन देखो क्या है, कि इसका रीजन समझने के लिए इन्होंने क्या किया हुआ है कि एक एग्जाम्पल लिया हुआ है यहाँ पे, वही चीज यहाँ पे जो अभी मैंने बताया। नाउ द क्वेश्चन अराइजेज हाउ एन इलेक्ट्रिक बल्ब लाइट्स अप instantaneously after the circuit is switched on even through the bulb is few meters from the electric switch, यानी इलेक्ट्रिक स्विच से कुछ मीटर दूर होते हुए भी जो आपका बल्ब है वो इंस्टेंटेनियसली क्या हो जाता है, कैसे जल जाता है, उसका रीज़न क्या है, ठीक है। उसका रीज़न क्या है कि वो तो काफ़ी मीटर डिस्टेंस पे होता है, लेकिन फिर भी क्या होता है, बहुत ही जल्दी जल जाता है, ठीक है। तो इसका रीजन इन्होंने क्या दिया हुआ है वो देखो, हेयर वन एग्जाम्पल कैन सिंप्लीफाई आवर प्रॉब्लम, यहाँ पे एक एग्जाम्पल अपनी क्या कर सकता है, प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई कर सकता है। अब क्या कि अपने एक एग्जाम्पल लेते हैं एक पाइप का, और ये पाइप कौन सी है, पानी वाली पाइप है, ठीक है ना, एक पानी वाली पाइप आपके पास। इफ वन एंड ऑफ ए वेरी लॉन्ग पाइप इज कनेक्टेड ऑन टैप, टैप का मतलब यहाँ पे जो आपकी नल होती है जिसमें से पानी आता है, उस नल से अपने क्या कर दें, इसके एक एंड को कनेक्ट कर दें, यहाँ ए एंड है जो इसका और ये बी है, इस ए को अपने एक क्या कर दे, टैप से कनेक्ट कर दे, तो टैप यानी नल से कनेक्ट कर दे, तो इसमें पानी जाएगा। एंड द अदर एंड टू द टैंक, और दूसरा एंड जो हो ये टैंक में हो, देन वाटर विल टेक सम टाइम टू रीच द अदर एंड। तो अब पानी क्या होगा, जब ये पाइप आपकी बिल्कुल खाली है तो धीरे धीरे यहाँ जाएगा और पहुँचते पहुँचते कुछ टाइम ले लेगा यहाँ टैंक तक पहुँचने में। ऐसे ही होता है कि घरों में जब मान लो आपकी मोटर चलाते हो आप, तो उससे जो पानी होता है, जब आपकी पाइप जब बिल्कुल खाली हो तो कुछ टाइम लेगा, पूरी पाइप भरेगी, फिर पानी उसके अंदर जाना स्टार्ट करेगा, ऐसे ही होता है। लेकिन क्या हो, बट इफ द पाइप इज ऑलरेडी फिल्ड विद द वाटर, देन वाटर विल नॉट टेक मच टाइम टू रीच द टैंक। लेकिन अगर आपकी पाइप क्या हो, पानी से पहले की भरी हुई हो, तो अब आप जैसे ही टैप खोलोगे, नल को खोलोगे, तो पानी एकदम से दूसरे एंड से बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब होगा क्या कि जो पानी यहाँ पे अंदर आया है, ऐसे थोड़ा भी यही पानी क्या आ जाएगा, यहाँ बाहर आएगा। अब ये वाला वाटर क्या करता है, इस अपने आगे वाले वाटर को धक्का मारता है, ये इसको धक्का मारता है आगे, ये इसको मारता है, तो आगे आगे धकेलते जाते जाते धक्का लगते लगते यहाँ से वाटर क्या आ जाता है, बाहर आना स्टार्ट हो जाता है, जो इस बिल्कुल इस एंड के क्या हो, बिल्कुल इस एंड के नज़दीक हो, ठीक है ना। यही चीज़ होती है। अभी आप जैसे मान लो पौधों को पानी दे रहे हो आप,
बहुत सारे बच्चों ने दिया भी होगा पौधों को पानी। तो जब तो पाइप बिल्कुल खाली हो, तो जब आप टूटी छोड़ते हो या नल छोड़ते हो तो पाइप पहले पूरी भरती है पानी की, फिर पानी बाहर आता है दूसरे एंड से। लेकिन अगर आपकी पाइप पहले से ही भरी हुई है तब आप नल चला देते हो तो उतना टाइम लगता है क्या? उतना टाइम नहीं लगता। तो वही चीज़ यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट में होती है। अब इन्होंने क्या कर दिया, इस पैराग्राफ को अधूरा छोड़ दिया। इससे आगे की थ्योरी मैं आपको वैसे हिंदी में बता देता हूँ। वैसे आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है भी सर ये टॉपिक हमें समझ नहीं आया, ऐसे या वैसे है। वैसे तो मैं अपनी तरीके से पूरा आपको समझाने की ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है ना। लेकिन फिर भी अगर आप इस टॉपिक को छोड़ना भी चाहो तो छोड़ सकते हो। ये ओनली आपकी डेली लाइफ पर आधारित ये एक इंसिडेंट थी, तभी मैंने आपको बताने की ट्राई कर रहा हूँ। तो अब होता क्या है कि जो आपके कंडक्टर्स होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, आपको पता है ऐसे बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो जब आप क्या कर देते हो कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड या एक बैटरी लगा देते हो, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, इन इलेक्ट्रॉन्स पर फोर्स लगाता है, फोर्स लगाता है। और ये इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, मूव होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो मूव होना जब स्टार्ट होते हैं तो मान लो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन चला, तो आपको पता है इसमें बहुत ज़्यादा डेंसिटी होती है इलेक्ट्रॉन्स की। तो ये इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से धक्का मारना स्टार्ट कर देते हैं। ये इलेक्ट्रॉन इसको मारता है, ये आगे वाले को मारता है, ये आगे वाले को मारता है। ऐसे करते करते यहाँ लास्ट तक क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को धक्का लगता है। इस एंड से स्टार्ट हो गई और लास्ट तक एंड तक धक्का लगता है। और इस धक्का लगने की प्रोसेस में बहुत ही कम टाइम लगता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपका नल में पानी छोड़ने पर धक्का लगता है तो एकदम से क्या हो जाता है, दूसरे एंड पर पानी आना स्टार्ट हो जाता है। तो वहाँ पे धक्का लगने में बहुत ही कम टाइम लगता है। और ये एक्सपेरिमेंटली ये चीज़ देखी गई है कि जो ये धक्का लगने में टाइम लगता है, ये 10 की पावर अगर अपने 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से लाइट को चलाएं तो बिल्कुल उसी स्पीड से ये वाला जो धक्का है ये चलता है आपका, ठीक है। इसको प्रेशर वेव बोल देते हैं। वैसे क्या बोल देते हैं, प्रेशर वेव, यानी दाब लगता है, प्रेशर लगता है, इसको प्रेशर वेव भी कह देते हैं। एक वेव के थ्रू चलती है और इस वेव की वेलोसिटी आपकी लगभग इतनी होती है। तो तभी क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन को जब एक दूसरे को धक्का मारते हैं, सारे इलेक्ट्रॉन, जब आप क्या कर देते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देते हो, तो सारे इलेक्ट्रॉन क्या ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव होना स्टार्ट कर देते हैं और एक दूसरे को धक्का मारते हैं। तो जिससे क्या हो जाता है, जो कंडक्टर है आपका उसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है, इलेक्ट्रॉन मूव होना स्टार्ट हो जाते हैं एक एंड से लेके और दूसरे एंड तक। तो इसी कारण उसमें भी क्या होता है, आपका इलेक्ट्रॉन के कारण करंट का फ्लो होता है। ये थ्योरी इसमें नहीं दी हुई, हिंदी मीडियम वाली बुक में दी हुई है, तो वो कोई बात नहीं, आप टेंशन मत लेना, बस आपको समझ आना चाहिए। तो समझ आ गई ये चीज़। अब नेक्स्ट देखो, अपने जो बच्चों स्टार्ट करते हैं वो है ओम्स लॉ, ठीक है ना। ओम्स लॉ ये वाला टॉपिक अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं। 10th क्लास तक आपने ये वाला टॉपिक पढ़ रखा होगा। तो देखो, ओम्स लॉ को पढ़ने से पहले, पढ़ाने से पहले आपको मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि ये आपके सिलेबस में नहीं है। और जो बच्चे मुझे ये सलाह देने वाले हैं ना कि सर आप जो सिलेबस में नहीं है वो मत करवाओ, उनको एक चीज़ मैं यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ, ठीक है ना। वो आपके सिलेबस से दिखाना चाहता हूँ, जो सिलेबस आपका काटा हुआ है। तो ये रहा बच्चों आपका सिलेबस जो डिलीट हुआ हुआ है इस बार, 40% सिलेबस, ठीक है। इसमें इन्होंने जो डिलीट किया है टॉपिक, वो देखो कौन सा टॉपिक डिलीट किया है, 5वां चैप्टर है। इसमें इलेक्ट्रिक करंट डिलीट किया हुआ है, जो मैंने करवा दिया ऑलरेडी, क्योंकि मैंने कहा था कि करंट इलेक्ट्रिसिटी अगर आप पढ़ रहे हो तो आपको इलेक्ट्रिक करंट को तो पढ़ना ही पड़ेगा, तो उसको तो आप छोड़ ही नहीं सकते। अब नेक्स्ट टॉपिक उन्होंने किया है ओम्स लॉ डिलीट। और आप में से बहुत सारे स्टूडेंट सोचेंगे कि सर ये वाला टॉपिक छुड़वा दो आप, जब इन्होंने कहा ही हुआ है। तो इसको छोड़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो चैप्टर या जो टॉपिक आपके सिलेबस में है, ठीक है ना, उसमें है, तो उसमें देखो ओम्स लॉ तो चलो उन्होंने काट दिया, लेकिन इसमें एक यहाँ पे एक चीज़ और है। आप देखो चैप्टर 5 में ये वो वाला सिलेबस है जो अब है 60% जो बचा हुआ है। तो इसमें देखो आपका जो टॉपिक है ओम्स लॉ डेरिवेशन, ठीक है ना, ओम्स लॉ का डेरिवेशन। अब ऊपर देखो, ऊपर इन्होंने दिया हुआ है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मोबिलिटी एंड देयर रिलेशन विद इलेक्ट्रिक करंट। देखो ऊपर इलेक्ट्रिक करंट काट दिया, लेकिन यहाँ ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ उसका रिलेशन कह दिया। तो आप मुझे ये बताओ कि इलेक्ट्रिक करंट को पढ़े बिना आप उसका रिलेशन कैसे निकाल सकते हो किसी दूसरे के साथ। और दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि ओम्स लॉ को पढ़े बिना आप उसका डेरिवेशन कर सकते हो क्या। आपको मैं ऐसे कह दूं भी, आपको मैं क्वेश्चन नहीं देता, आंसर निकालो बस, मुझे तो आंसर चाहिए, क्वेश्चन नहीं है आपके पास कोई भी, तो आप कहोगे कि सर ये मजाक क्यों कर रहे हो आप हमारे साथ।
तो बिल्कुल ऐसा ही मजाक आपके साथ हो जाएगा अगर आप कहोगे कि सर ये वाले टॉपिक छुड़वा दो आप। आगे रजिस्टिविटी, इससे आगे देखो क्या है कि ऊपर देखो आप डिलीट हुए में आपको और बताता हूँ मैं। यहाँ पे क्या है, रजिस्टेंस, रजिस्टिविटी, कार्बन रजिस्टेंस, कलर कोड, ये सब कुछ क्या है काटा हुआ है इन्होंने। लेकिन अगर मैं रजिस्टिविटी छुड़वाता हूँ, यहाँ पे रजिस्टेंस को छुड़वा देता हूँ, रजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी इसमें टॉपिक है, इसी के अंदर ही है, तो आपका 16वें चैप्टर में देखना जाके आगे, 16वें चैप्टर में जो सिलेबस है ना आपका, वहाँ पे देखना आप। ये रहा, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स, जिस बच्चे ने इलेक्ट्रॉनिक्स कर रखी है उसको पता होगा कि जब अपने यहाँ पे माइनॉरिटी एंड मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स या पीएन जंक्शन डायोड बनाते हैं, तो यहाँ पे क्या है, सॉरी ऊपर भी देखो आप, इंट्रेंसिक एंड इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक, तो यहाँ पे आपका कंडक्टिविटी और रजिस्टिविटी जो सेमीकंडक्टर की है वो यूज आती है, उसकी वैल्यू दी हुई है यहाँ पे। तो जब आपको पता ही नहीं होगा भाई रजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी होती क्या है, तो आप मुझे ये बताओ कि उसकी वैल्यू याद कर ऐसे करोगे। और अगर आपको मैं ये चीज़ कहूँ कि रट्टा मारने का एक्सपीरियंस अगर आपको है, भी इतनी चीज़ों का रट्टा मार सकते हो, आगे बहुत सारे टॉपिक आएंगे, अगर उन चीज़ों का रट्टा मार सकते हो ना डायरेक्ट, तो फिर आप कर सकते हो। लेकिन फिजिक्स में रट्टा बिल्कुल नहीं चलता, ठीक है ना। तो आपको मैं पहले ही वार्निंग दे रहा हूं कि जो टॉपिक मैं आपको करवा रहा हूं वो बिल्कुल आपके सिलेबस के हिसाब से सही है, क्योंकि आपने बच्चों सिलेबस पूरा नहीं पढ़ा हुआ, मैंने पढ़ाया हुआ है। पिछले साल अप्रॉक्सीमेट 4 से 5 बार सिलेबस मैंने करवाया हुआ है, एक क्लास को नहीं, अलग अलग जगह, कई ट्यूशन में भी पढ़ाता था, कोचिंग में भी, क्लास में भी, हिंदी और इंग्लिश मीडियम को अलग अलग। तो इसी टाइप से मेरा सिलेबस 5-6 बार हो गया है ये ऑलरेडी सिलेबस, और 2 बार अब मेरा साथ साथ चल रहा है। तो आप एक चीज़ ये देखो कि जिस बंदे ने इतनी बार सिलेबस करवा रखा है उसको सिलेबस के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन तो होगी, ठीक है। तो अगर आप में से बहुत सारे बच्चे, मैंने अब पोल करवाया था तभी बोल रहा हूँ, यूट्यूब पर मैंने एक पोल करवाया था कि जो बच्चा, कितने बच्चे हैं जो सिलेबस करना चाहते हैं और कितने नहीं करना चाहते, तो उसमें 42% बच्चों ने ऐसा कहा है कि सर 60% सिलेबस करना है, 40% को छोड़ना है। तो अगर आप एनालिसिस कर सकते हो खुद अपने सिलेबस को, तो करके देखो, आपको सिर्फ 10% सिलेबस कटा हुआ मिलेगा, 90% सिलेबस आपको करना पड़ेगा ही पड़ेगा, उसको आप नहीं छोड़ सकते। अगर आपने छोड़ दिया तो फिजिक्स से आप ऐसे मान लो भी फिजिक्स में आप पूरे नंबर तो नहीं ला सकते, ये तो गारंटी है मेरी, ठीक है ना। तो तभी आपको मैं सोच समझ के ही करवा रहा हूँ। जिस बच्चे को ये लग रहा है ना कि सर ऐसे ही माथा मार रहे हैं, तो वो बच्चा ये चीज़ को समझ ले, ठीक है ना। मैं बार बार कहता हूँ, आपका बड़ा भाई होने के नाते मेरा समझाने का फ़र्ज है कि बच्चे समझ जाएं, उनका आगे फ्यूचर में उनको कहीं दिक्कत ना आए, इसलिए आपको बार बार कह रहा हूँ, ठीक है ना। तो अब ओम्स लॉ करना पड़ेगा अगर आपको इसका प्रूव करना है, क्योंकि प्रूव इसका जो है या इसका डेरिवेशन जो है वो आपके सिलेबस में है, लेकिन लॉ नहीं दिया हुआ। बिल्कुल ऐसे मान लो कि किसी मूर्ख बंदे ने सिलेबस काटा हुआ है आपका, ठीक है ना। तो ओम्स लॉ में क्या दिया हुआ है आपको, देखो क्या ओम क्या है। यहाँ पे एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम, पूरा नाम है जीएस ओम, ठीक है। तो देखो क्या है कि इन 1828 ए जर्मन साइंटिस्ट जीएस ओम गिव्स ए लॉ फॉर करंट फ्लो इन कंडक्टर्स ऑन द बेसिस ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट्स। यानी जीएस ओम एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक लॉ दिया किसके, अपने एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे, जिसको अपने ओम्स लॉ बोल देते हैं। और ये ओम्स लॉ डिपेंड किस पे था, करंट फ्लो इन कंडक्टर्स, कंडक्टर्स में जो करंट फ्लो कैसे होता है उस पे बेस्ड था। और यहाँ इन्होंने बहुत ही अच्छी एक क्वांटिटी दी अपने को, जो अपने आज पढ़ेंगे। तो ये लॉ था क्या, वो देखो पहले। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ उन्होंने स्टेटमेंट क्या दी कि व्हेन द फिजिकल कंडीशंस, ये फिजिकल कंडीशंस एस लिखा हुआ है, ऑफ द कंडक्टर रिमेन्स सेम, यानी फिजिकल जो कंडीशंस है वो कौन कौन सी, जो उसकी लेंथ है, टेम्परेचर है, नेचर ऑफ मटेरियल है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ये सारी रिमेन्स सेम या सेम रहे, देन द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर विल बी प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड्स, ठीक है ना। इसको मैं इधर कर देता हूँ जिससे आपको पूरा दिख जाए। देखो ओम्स लॉ में क्या चीज़ है, ओम्स लॉ में यहाँ पे आपको क्या चीज़ दी हुई भाई, अपने क्या करें, अगर कोई कंडक्टर ले लें
और उस कंडक्टर की फिजिकल जो उसकी कंडीशंस है उसको सेम रखें। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इस लॉ की कि फिजिकल क्वांटिटीज सेम रहनी चाहिए, फिजिकल कंडीशन सेम रहनी चाहिए, तभी ये लॉ अप्लाई होता है। तो फिजिकल जो कंडीशंस हैं वो हमने बताई कि कौन कौन सी फिजिकल कंडीशंस, उसका क्या होना चाहिए, टेम्परेचर लेंथ सेम रहनी चाहिए, मतलब लेंथ टाइम के साथ नहीं बदलनी चाहिए, टेम्परेचर उसका सेम रहना चाहिए, नेचर ऑफ मटेरियल यानी मटेरियल चेंज नहीं होना चाहिए, भाई आधी वायर आपने और कंडक्टर की है आधी और है, और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये सभी चीज़ें सेम रहनी चाहिए हर टाइम। तो तब जो क्या होता है ओम्स लॉ में, तो तब क्या होगा कि जो करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर होगा, यानी कंडक्टर में से जितना करंट फ्लो हो रहा है वो क्या होगा, विल बी प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड्स, यानी जो इसके एंड्स पे क्या होगा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसके क्या होगा प्रोपोर्शनल होगा ये वाला जो आपका इलेक्ट्रिक करंट है। यानी इसको अपने मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे कह सकते हैं कि V इज प्रोपोर्शनल टू I। V क्या होता है, I के प्रोपोर्शनल होता है। यानी आप ऐसे कह सकते हो कि यदि किसी कंडक्टर की फिजिकल कंडीशन सेम रहें तो जो उसके अक्रॉस अपने वोल्टेज लगाई है वो करंट के प्रोपोर्शनल होती है। मतलब जैसे जैसे वोल्टेज इंक्रीज करोगे जो आपके कंडक्टर में से करंट फ्लो होगा वो भी वैसे वैसे क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। तो V इज प्रोपोर्शनल टू I। और आपको पता है कि जब अपने प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा देते हैं, जब भी आपको क्या है प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाना होता है तब आप क्या करते हो, यहाँ एक कांस्टेंट लगा देते हो, तो यहाँ पे जो कांस्टेंट है वो आपका आ जाएगा कैपिटल R। ठीक है ना। अब कांस्टेंट लगाते क्यों है ये भी मैंने आपको कई बार बताया हुआ है, आज फिर सुन लो कि आपका जो वोल्टेज है ये वोल्टेज कई चीज़ों पर डिपेंड करती है ओम्स लॉ में, ऐसे नहीं भी ओनली करंट पर, ऊपर इसने फिजिकल कंडीशंस में ये वाली चीज़ों पर भी डिपेंड करती है। भी आपकी वोल्टेज करंट के प्रोपोर्शनल कब होगी, जब उसकी फिजिकल कंडीशन सेम रहेंगी। तो फिजिकल कंडीशंस के लिए अपने क्या करते हैं यहाँ पे कांस्टेंट लगा देते हैं। जब भी कोई मिसिंग टर्म हो भी, अब ये लेंथ पर भी डिपेंड करती है, एरिया पर भी डिपेंड करती है, ठीक है, इन सब फिजिकल कंडीशंस पर डिपेंड करती है, तो तभी अपने यहाँ पे एक कांस्टेंट लगाया है, यानी मिसिंग टर्म्स को इसमें ऐड करने के लिए कांस्टेंट लगाया हुआ है। ठीक है, तो R यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। इट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, इसको अपने क्या बोल देते हैं, कंडक्टर का रेजिस्टेंस बोल देते हैं। समझ आई बात। तो देखो रेजिस्टेंस समझ आ गया क्या होता है आपको रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस इसको क्यों कहा, रेजिस्टेंस होता है मतलब रोकना किसी चीज़ को। तो इतनी जो जो ये आर है ये अपने को अमाउंट बताता है भी कितना करंट आपका कंडक्टर रोकता है। अब रोकता क्यों है, कैसे रोकता है, कितना रोकता है, वो अपने रेजिस्टेंस वाला टॉपिक आगे अलग से आएगा उसमें पढ़ेंगे। तो आपको एक बार इतना ही याद रखना है कि आर को अपने यहाँ पे क्या बोल देते हैं, रेजिस्टेंस बोल देते हैं। अब नेक्स्ट चीज़ जो आती है वो आती है इस आर की डेफिनेशन बनाना। तो आर की डेफिनेशन क्या होती है, तो आर की वैल्यू अगर अपने ऊपर वाले फॉर्मूले से निकालें तो ये आ जाएगी V अपॉन आई। तो इफ़ वी एज्यूम आई इज इक्वल टू 1 एम्पियर, अगर अपने यहाँ पे आई की वैल्यू 1 एम्पियर एज्यूम कर लें तो क्या होगा, आर की वैल्यू जो होगी वो V के क्या आ जाएगी बच्चों, इक्वल आ जाएगी। ठीक है, यानी 1 एम्पियर रखें। तो अब अपने यहाँ पे क्या कहेंगे, डेफिनेशन कैसे बनाई, एक को यूनिट मान लिया, तो अब अपने कह देंगे कि 1 एम्पियर करंट फ्लो करवाने के लिए, किसी भी कंडक्टर में 1 एम्पियर करंट फ्लो करवाने के लिए जितनी वोल्टेज या जितना पोटेंशियल डिफरेंस अपने को लगाना पड़ता है वो किसके इक्वल होता है, उसके रेजिस्टेंस की वैल्यू के इक्वल आ जाता है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि टू फ्लो 1 एम्पियर करंट फ्रॉम ए कंडक्टर द रिक्वायर्ड पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज इज इक्वल टू द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। ठीक है, ये डेफिनेशन होगी। ये डेफिनेशन आपकी बुक में नहीं है, बुक में थोड़ी और डेफिनेशन है, वो अभी अपने आगे पढ़ेंगे। ये मैंने अपनी तरफ से बना दी डेफिनेशन, क्योंकि कई बुक्स में आपको ये वाली लिखी हुई मिलेगी अगर आप ऑथेंटिक बुक्स को उठा के पढ़ते हो तो। समझ आई इतनी चीज़। अब नेक्स्ट है यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो यूनिट और डायमेंशन अगर अपने इसकी पढ़ें तो यूनिट निकालने के लिए क्या करेंगे, आर इज इक्वल टू V अपॉन आई, से V की होती है वोल्ट और इसकी होती है एम्पियर। तो अब वोल्ट अपॉन एम्पियर जो रेजिस्टेंस की जो डिस्कवरी की थी वो किसने की थी, ओम ने की थी। तो उसने अपनी यूनिट भी अपने नाम पर ही रख दी ओम। और ये वाला इसका सिंबल है, ये ग्रीक लैंग्वेज के सिंबल हैं जो फिजिक्स में यूज होते हैं। जैसे आपका सिग्मा आ जाता है, रो आ जाता है, टो आ जाता है, ये सारे क्या हैं, ग्रीक लैंग्वेज के सिंबल हैं। तो इसी तरीके से ओम का सिंबल आपका ऐसा होता है,
आपको ओम जहाँ पे भी लिखना होगा आप यहाँ वहाँ पे OHM ना लिख के ये वाला सिंबल लगा दोगे, जिससे इसकी यूनिट डिफाइन हो जाएगी, यानी यूनिट की जगह आप सिंबल भी यूज कर सकते हो। समझ आई इतनी बात बच्चों। अब नेक्स्ट जो चीज़ आती है वो आती है इसकी डायमेंशन। तो यूनिट आपने निकाल ली, रेजिस्टेंस की क्या होती है, ओम। अब डायमेंशन निकालनी है, तो अगर आपको वोल्ट की यूनिट डायरेक्ट पता है, वोल्ट की डायमेंशन डायरेक्ट पता है, तो वोल्ट की रखो यहाँ पे आई एम्पियर यानी A1 रख दो। लेकिन अगर आपको वोल्टेज की नहीं पता भी, पोटेंशियल डिफरेंस की डायमेंशन क्या होती है, तो आपको पता है W इज इक्वल टू वैसे क्या होता है, QV होता है। तो यहाँ V की वैल्यू अगर निकालूं तो ये वाला Q इसके नीचे आ जाएगा, तो V इज इक्वल टू W अपॉन Q। तो W अपॉन Q और अपॉन में I। अब W की तो पता ही है, 11वीं क्लास से पढ़ते आ रहे हो, M1L2T-2 अपॉन Q की A1 T1 और I की A1। तो जो आपके पास इसकी डायमेंशन आ जाएगी वो ये वाली आ जाएगी। तो अब अपने पास डायमेंशन आ गई ये इसकी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या करने जा रहे हैं अपने, कि इसकी डेफिनेशन जो आपकी बुक में है वो डेफिनेशन पढ़ने जा रहे हैं। तो बुक में डेफिनेशन कैसे बनाई हुई है कि R इज इक्वल टू वी अपॉन आई, से V को भी 1 वोल्ट मान लो और A को 1 एम्पियर। तो R की वैल्यू जो क्या आ जाएगी वो 1 ओम के इक्वल आ जाएगी। तो अब यहाँ डेफिनेशन क्या बनाएंगे कि इफ ऑन अप्लाइंग ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट अक्रॉस द एंड्स ऑफ ए कंडक्टर, a current of 1 ampere flows through the conductor, then the resistance of conductor is said to be 1 ohm। यानी क्या करें कि यदि कोई अपने पास ऐसा कंडक्टर हो कि उसके जो एंड्स हैं उस एंड्स पर अपने पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज 1 वोल्ट की लगा दें, और उसमें से करंट जो फ्लो होने वाला है वो भी कितना हो, 1 एम्पियर का करंट हो, तो जो उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस होगा वो किसके इक्वल आ जाएगा, 1 ओम के इक्वल। ठीक है, 1 वोल्ट लगाने पर 1 एम्पियर का करंट अगर किसी कंडक्टर में फ्लो होता है तो उसको अपने क्या बोल देंगे, उसका रेजिस्टेंस कितना कह देंगे, 1 ओम के इक्वल उसका क्या आ जाएगा, रेजिस्टेंस आ जाएगा। बच्चों समझ आई इतनी बात। अब नेक्स्ट चीज इसमें क्या है कि अगर अपने V और I में ग्राफ बनाएं तो ग्राफ कैसा आएगा, कि आपको पता है V इज प्रोपोर्शनल टू I है, तो ये प्रोपोर्शनलिटी का ग्राफ कैसा आता है, स्ट्रेट लाइन आता है। तो ये वाला इसका ग्राफ है V और I का, V आपने x एक्सिस पर ले लिया और I आपने y एक्सिस पर ले लिया, तो ये ग्राफ आ रहा है। और इफ़ वी प्लॉट ए ग्राफ बिटवीन V एंड I देन इट इज़ ए स्ट्रेट लाइन विद एंगल थीटा एंड इट्स स्लोप इज, जो इसकी स्लोप होगी, यानी स्लोप क्या होती है किसी भी ग्राफ की, tan थीटा के इक्वल, आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा। तो अब यहाँ पे ट्राइंगल OAB से अगर मैं tan थीटा की बात करूँ तो थीटा के सामने क्या होता है, ये वाला परपेंडिकुलर, और ये वाला क्या है, बेस है यहाँ पे। तो आपको पता परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो परपेंडिकुलर I है और बेस क्या है इसका V है, तो I अपॉन V। अब आपको पता है R इज इक्वल टू तो होता है V अपॉन I, तो जब अपने I अपॉन V लिख देंगे तो ये 1 अपॉन R के इक्वल आ जाएगा। तो अपने यहाँ से कह देंगे कि जो ग्राफ का स्लोप है यानी tan थीटा की वैल्यू है वो इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस के इक्वल है। ठीक है, इतनी बात है। अब एक बात और समझ लो, आप जो कंपटीशन एग्जाम में आ जाती है कई बार या न्यूमेरिकल में, देखो आपको पता क्या कर देंगे, वो कहेंगे कि यहाँ पे आपका I है, यहाँ पे V नहीं है, और यहाँ पे आपका V है। तो अब बताओ, ग्राफ तो स्ट्रेट लाइन ही आएगा, ग्राफ क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। तो अब आपका बच्चों देखो क्या हो जाएगा, जो ये वाला है अब V बन जाएगा और ये वाला अब I बन जाएगा। तो यहाँ इस ग्राफ का अगर आप tan थीटा निकालोगे तो वो V अपॉन I आएगा, यानी किसके इक्वल आ जाएगा, डायरेक्ट R के इक्वल आ जाएगा। तो अब आप कहोगे कि जो इस ग्राफ की स्लोप है वो किसके इक्वल आ रही है, डायरेक्ट R के इक्वल। अब आपने तो पढ़ा होता है बुक में 1 अपॉन R, आपको एक ग्राफ दिया हुआ, उस ग्राफ के अकॉर्डिंग ये आप उसका आंसर दे रहे हो, लेकिन उन्होंने क्या किया, यहाँ पे एक्सिस चेंज कर दिए और कुछ भी नहीं किया, ओनली एक्सिस चेंज कर दिए। तो एक्सिस चेंज करने से क्या हो गया, जो आपकी वैल्यू है वो भी क्या होगी, चेंज होगी। जो वैल्यू पहले 1 अपॉन R के इक्वल आ रही थी वो अब क्या आ रही है, R के इक्वल। तो आपको एक्सिस का भी ध्यान रखना है कि यहाँ पे इस एक्सिस पे आपको करंट दिया हुआ है या वोल्टेज दी हुई है, उसी के अकॉर्डिंग आंसर होगा। ऐसे नहीं भी आप इस आंसर को हमेशा लगा दोगे भी हमेशा tan थीटा 1 अपॉन R के इक्वल होगा, नहीं। जब आपका वोल्टेज एक्स एक्सिस पे हो, जो आपका करंट है वो वाई एक्सिस पे हो, तब ये जो आपका आंसर है tan थीटा ये 1 अपॉन R के इक्वल आएगा। लेकिन अगर आपने इसको रिवर्स कर दिया तो ये आंसर भी आपका रिवर्स हो जाएगा। तो ये था बच्चों आपका आज का टॉपिक। अब मिलते हैं बच्चों अपने नेक्स्ट वीडियो में। आप अपनी तैयारी अच्छे तरीके से करते रहे और मुझे कमेंट बॉक्स में बताते रहें कि कैसी लगी आपकी वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे डियर स्टूडेंट्स।